एक फर्स्ट और लास्ट जो है उसमें आंसर गलत है, 10⁻13 आएगा वो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बेटर इन कंट्रीज और रीजन्स में ह्यूमिडिटी इज लेस? ह्यूमिडिटी मेक्स द एयर कंडक्टिंग, तो एयर कंडक्टिंग हो जाएगी अगर बॉडी को फ्रिक्शन के कारण चार्ज भी करोगे, दैट चार्ज गेट्स ग्राउंडेड, वो अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू द एयर। तो जहां पे भी ह्यूमिडिटी होती है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते। और थर्ड हो गया फोर्थ, हाउ कैन यूज क्वांटाइजेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ एक्सेस और डेफिशिएंट? ये तो Q इज इक्वल टू NE, सोप बबल वाला। दोनों केसेस में सोप बबल में रेडियस इंक्रीज ही करेगा। पॉजिटिव चार्ज दोगे या नेगेटिव चार्ज दोगे, दे विल रिपेल ईच अदर। तो बबल के ऊपर, बिकॉज बबल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्या आपने उसको पॉजिटिव चार्ज दिया या नेगेटिव दिया? तो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव दोगे तो भी रिपेल करेंगे, तो दोनों केसेस में चार्जेस ने दूर जाना है, बबल एक्सपैंड करेगा। मास पॉजिटिव चार्ज देंगे तो मतलब मास बढ़ेगा या कम होगा? पॉजिटिव मास मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए, तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मींस डिक्रीज इन मास, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मींस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास विल इंक्रीज। और सेवंथ हो गया, और न्यूमेरिकल्स हो गए। टेंथ, एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एक्वायर्स नेट चार्ज, तो मास इंक्रीज या डिक्रीज करेगा डिपेंडिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव देंगे तो मास डिक्रीज करेगा, नेगेटिव देंगे तो मास इंक्रीज करेगा। क्लियर है? सो कल वाली प्रॉपर्टीज याद है? क्वांटाइजेशन मींस सेवंथ वाला आंसर लिखवा दूं, चार्ज प्लास्टिक प्रोडक्ट बीट्स ऑफ पेपर वाइट फॉल्स, अभी करा देता हूँ ये मैं। क्वांटाइजेशन मींस Q इज इक्वल टू NE एंड डिस्क्रीट फिजिकल क्वांटिटी या कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं हो सकती। क्वार्क्स क्वांटाइजेशन ब्रेक नहीं करते बिकॉज ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, ग्रुप पे चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इंडिविजुअली नहीं एग्जिस्ट करते। कंजर्वेशन, कि आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इनवेरियंस, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, रेस्ट पे है तो जो मैग्नीट्यूड होगा वही मूवमेंट के साइन पे होगा। रेस्ट पे है तो इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मोशन तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड एक्सेलरेटेड तो EM वेव्स। क्लियर? क्या ये तो नहीं, मैं यही तो कल भी आपने पूछा था, ये नहीं पता क्यों होता? बिकॉज चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, बट क्यों करता है ये नहीं पता हमें। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन, लिख लिया था या लिखना था? अभी सिर्फ एक पैराग्राफ, एक लाइन ही लिखी, लिख लो इसके आगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लो इसके आगे। फॉर एग्जाम्पल, if two neutral bodies, for example, if two neutral bodies are rubbed against each other, for example, if two neutral bodies are rubbed against each other, then electron transfer takes place from one body to another. Transfer takes place from one body to another, which gains electrons. The body which gains electrons acquires negative charge, gains electrons, acquires negative charge. और कंजर्वेशन क्या इंप्लाई करेगी कि दूसरी बॉडी पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज,
And conservation of charge implies that. And conservation of charge implies that the other body will have positive charge of same magnitude. अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये कैसे पता चलेगा कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और कौन सी लूज करेगी, हमने ये तो कर लिया कि दो बॉडीज को रब किया, एक पे चार्ज आ गया पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, बट हाउ विल यू डिटरमिन? कोई लॉजिक होता होगा ना कि कौन सी बॉडी गेन करे। दो डिफरेंट बॉडीज को रब करना होता है, सेम बॉडीज में तो होगा नहीं, दो डिफरेंट तरह के मटेरियल चाहिए। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बेसिकली सारा कंसेप्ट शुरू किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, उसने कहा ग्लास रॉड पे जो चार्ज आया उसको मैं नाम दे रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पे जो चार्ज आ रहा है उसको मैं नेगेटिव चार्ज बोल रहा हूँ। तो बट ये कैसे पता चलता है कि कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी कौन सी लूज? मास। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी वो गेन करेगी और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है वो लूज करेगी। और फ्रिक्शन रबिंग करनी क्यों पड़ती है? ऐसे टच करने से क्यों नहीं ट्रांसफर होता? बिकॉज एनर्जी चाहिए, तो फ्रिक्शन एनर्जी चाहिए। और एनर्जी क्यों चाहिए? आप इलेक्ट्रॉन अपने आप क्यों नहीं चले जाते? जैसे आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा, तो आपने उसमें कहा कि मेटल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो रिक्वायर सर्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, दैट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन एनर्जी। तो वर्क फंक्शन क्यों चाहिए? अपने आप क्यों नहीं निकलते? तो आपने तो ये नहीं पढ़ा था कि जो मेटल में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं वो निकलते हैं, के बाउंड निकलते हैं। मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक मेटल है, उसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इंसिडेंट फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी? पक्का? या कम भी हो सकती है, या हो सकता है निकले ही ना। निकलेंगे। एफिशिएंसी पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की? 0.1%। मतलब अगर 1000 फोटॉन्स हैं जो मेटल सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं और उनके पास सफिशिएंट एनर्जी भी है वर्क फंक्शन से ज्यादा, तो मेटल को स्ट्राइक करेंगे तो 1000 में से एक फोटोन या इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, बाकी नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? पहले तो ये बताओ चाहिए क्यों एनर्जी? मान लो इसकी बॉडी कंडक्टर है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, मेरे पास एक मेटल सरफेस था, से मैंने मेटल सरफेस बनाया, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, तो और उनकी रैंडम डायरेक्शन होती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। मैं अगर माइक्रोस्कोपिकली देखूंगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में निकलेंगे बाहर। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ गया, जब ये बाहर आएगा तो मेटल पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। ये इसको वापस अट्रैक्ट कर लेगा। रिस्ट्रेनिंग फोर्स होगी ये, मतलब जब तक वो इस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम नहीं करेगा वो बाहर नहीं निकल सकता। तो इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। तो वर्क फंक्शन को आपने डिफाइन किया था मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन एट द मेटल सरफेस। सरफेस पे कितनी एनर्जी चाहिए? अब आपके पास एक फोटोन था जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी थी। जब भी हम ऐसे वेव बनाते हैं इसका मतलब होता है मासलेस पार्टिकल है, फोटोन है, इसने आके स्ट्राइक किया, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट 1-to-1 फिनोमेना है, मतलब फोटोन अपनी सारी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इसने अपनी सारी एनर्जी इसे दे दी, पर जब ये बाहर आना शुरू करेगा, बिकॉज ये अभी सरफेस पे नहीं है, तो ये रास्ते में और इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के साथ कोलाइड करेगा। अगर ये कोलाइड करेगा तो ये अपनी एनर्जी लूज करेगा।
मैंने इसको दी थी 6, बाहर निकलने के लिए चाहिए थी 2, इसको 6 मिल गई एक बारी, पर जब तक ये सरफेस पे पहुंचा कोलाइड करता करता इसके पास बची थी 1.8, तो ये निकल सकता है, इसका मतलब ये नहीं निकलेगा। उसको सरफेस पे चाहिए 2, आपने कितनी दिया उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इसको रूम से बाहर निकालना है, दरवाजे पे खड़ा है, इसको डोर से बाहर धक्का मारने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, मैंने 6 दे दी, मैंने 6 दे के पुश किया, ये जाने लगा, किसी ने इसको इधर धक्का मारा, किसी ने उधर मारा, जब तक वहां पहुंचा वो 2 बची ही नहीं, तो इसलिए बाहर नहीं निकलेगा। और चाहिए एनर्जी इसलिए बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई बीच में, कि मेटल सरफेस ने जैसे इलेक्ट्रॉन लूज किया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अगर उसको दूर जाना है तो आपको कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी। क्लियर ये कंसेप्ट? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लेते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज आया उतना नेगेटिव, कौन लूज करेगा कौन गेन, ये दो वे में कह सकते हो। यहाँ तो आप कह सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी पे या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है उसकी प्रोबेबिलिटी लूज करने की, आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ये सबसे आसान प्रॉपर्टी, additive nature of charge. It states that total charge in a system is sum of total charge in a system is sum of charge on individual particles, charge on individual particles, sum of charge on the individual particles or bodies. मतलब ये सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं कि अगर मेरे पास 4 बॉडीज हैं, चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 Q4, तो टोटल चार्जेस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, बस साइन के साथ, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। दैट इज if n bodies have charges, that is if n bodies have charges Q1 Q2 up to Qn, n bodies have charges Q1 Q2 up to Qn, then net charges Q is equals to Q1 plus Q2 up to Qn. Net charges
और साथ में यू कैन राइट दैट चार्जेस हैज टू बी सब्स्टिट्यूटेड विद साइन, कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है. अब इसमें एक सिंपल क्वेश्चन कई बार स्कूल एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास. तो स्कूल लेवल का ही है, उसमें सिंपल अगर आपने बताना हो तो क्या बता सकते हो, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस. मास हमेशा पॉजिटिव होता है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. मासेस के बीच में फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव. चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड. तो आप ऐसे दो तीन कोई भी डिफरेंसेस लिख सकते हो सिंपल. चार्ज इज इनवेरिएंट, मास इज वेरिएबल क्वांटिटी. नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग. बॉडी को चार्ज कर कह सकते हैं, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं. एक तो फ्रिक्शन हो गया, और कंडक्शन. कंडक्शन मींस दोनों बता दो, कंडक्शन भी इंडक्शन भी दोनों होते हैं. कंडक्शन में चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के साथ टच किया, वी से दे शेयर देयर चार्जेस. अभी अभी के लिए स्ट्रेस कर रहा हूं मैं, अगर आइडेंटिकल बॉडीज हैं, साइज आइडेंटिकल, मतलब दो स्फीयर्स दोनों का रेडियस सेम, तो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा. मतलब अगर एक पे चार्ज है Q1, एक पे -Q2, तो टच करने के बाद दोनों पे टोटल चार्ज हो गया Q1 - Q2, वो डिवाइड हो गया, तो दोनों पे चार्ज Q1 - Q2/2. या एक पे Q है एक पे 0 है, तो टच करने के बाद Q/2. बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली इफ साइज इज सेम, बिकॉज आगे जाके आफ्टर 10 days वी विल डू डिफरेंट साइजेस ऑल्सो. तो उसमें बेसिकली कंसेप्ट होता है कि पोटेंशियल सेम होनी चाहिए. तो जब साइज डिफरेंट हो जाता है तो आगे जाके हमारा आएगा कि जितनी बड़ी बॉडी उस पर चार्ज भी उतना ज्यादा. अगर छोटी बॉडी है तो चार्ज भी कम. बेसिकली Q/R की रेशो सेम रखते हैं, तो वो उस पर अभी मत जाओ. अभी हम आइडेंटिकल बॉडीज में लेते हैं कि इक्वली डिवाइड हो जाएगा चार्ज. वो फिर अलग आएगा प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट चार्जेस. चार्जिंग बाय, ये तो हो गया कंडक्शन की, टच किया और चार्ज ट्रांसफर कर दिया. ये सिर्फ कंडक्टर्स में हो सकता है, बिकॉज टच करके चार्ज ट्रांसफर करना है तो ये रिक्वायर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इंसुलेटर में चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, कि अगर एक इंसुलेटिंग बॉडी चार्ज है, उसका आप किसी न्यूट्रल बॉडी से टच करोगे, चार्ज ट्रांसफर विल नॉट टेक प्लेस. तो ये कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है. इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन का मतलब, व्हाट डज इंडक्शन मीन? जनरल मतलब इंडक्शन होता क्या है, क्या मतलब होता है? नहीं, मैं चार्ज को तो छोड़ो, मैं तो इंडक्शन पूछ रहा हूँ, इंडक्शन होता क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट्स. जैसे मान लो इसने, भाटिया जी ने पढ़ना छोड़ दिया, इसको देखा देखी सबने पढ़ना छोड़ दिया, दैट्स इंडक्टिव इफेक्ट. ये जा जाके सबको पकड़ पकड़ के नहीं कह रहा तू भी पढ़ना छोड़. जो चीजें एक दूसरे को दूर से इफेक्ट करती है, दैट इज इंडक्शन, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. पहली बार कब पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट्स? हिंदी में पढ़ा था. एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, देख के, टच नहीं करना जाके खरबूजे ने. सो इंडक्टिव इफेक्ट्स आर व्हिच इफेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस. So charging by induction means charging a body without placing it in direct contact with any other charged body. क्या आपने किसी चार्ज बॉडी के साथ टच नहीं करना फिर भी चार्ज करना, तो उसको कैसे समझे हम? कि लाइक अगर मेरे पास एक मान लो स्फीयर है, और इसको मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा,
ये 11th से हम पढ़ रहे हैं, जब भी डबल वॉल बनाओगे इट मींस इंसुलेटर, सिंगल वॉल इज कंडक्टर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टैंड है ये इंसुलेटर है, इसके ऊपर एक कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया। मैं इसके पास एक रॉड लेके आया, जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, टच नहीं किसी से, पास लेके आया, और वो कंडक्टिंग स्फीयर है। तो ये जो रॉड है, पॉजिटिव रॉड, ये स्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। अगर वो कंडक्टिंग स्फीयर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मूव्स टू विच साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड? इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब जो इसकी लेफ्ट साइड है उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो राइट साइड पे नेट चार्ज पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैंने रॉड को यहीं रखा, अर्थ कनेक्शन कर दिया। अर्थ कनेक्शन करने से क्या होगा? हम लिखते इसको ऐसे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लोज टू द ग्राउंड, नेगेटिव नहीं जा सकता बिकॉज पॉजिटिव रॉड उसको पकड़ के रखा हुआ है, ट्रैक किया हुआ है पॉजिटिव रॉड ने। ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में नहीं जा सकता क्योंकि रॉड अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए पहले रॉड नहीं हटाई, रॉड को यहीं रखा और अर्थ कनेक्शन किया। हम लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज फ्लोज टू द अर्थ, तो एक्चुअल में हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता, अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर है, उसने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब मैंने रॉड को हटा लिया, यहां पहले रॉड रहने दो, अर्थ कनेक्शन हटा लो, तो ये बनेगा कनेक्शन। अब रॉड भी हटा दो, तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्यों हुआ? अगर आपको एक रीजन बताना हो, नहीं तो यूनिफॉर्मली क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो गया? इक्विलिब्रियम मींस इक्विलिब्रियम का बेसिकली मतलब क्या होता है? तीन तरह के इक्विलिब्रियम पढ़े थे, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? हम क्या कोशिश करते हैं? एवरी सिस्टम शुड टेंड टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब आप सोचो, आप में क्लास में 10 लोग हैं जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, हमेशा झगड़ते रहते हैं, उनको एक कोने में इकट्ठा करके बिठा दिया, वो स्टेबल सिस्टम है? स्टेबल कब होगा? सब फैल जाए धूम में, दूर दूर, बिकॉज वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उनमें रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कंडक्टर में यही होता है कि चार्ज गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसलिए वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो इसमें हमने किसी चार्ज बॉडी के साथ टच नहीं किया था, बिना चार्ज बॉडी के साथ टच किए स्फीयर को नेगेटिव चार्ज दे दिया। अगर मैं आपसे पूछूं स्फीयर का मास बढ़ा या कम हुआ? नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे, नेगेटिव चार्ज मतलब इट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। मेथड कोई भी रहा हो, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आए थे ना ऊपर, जिन्होंने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया था, तो इट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो मास विल इंक्रीज।
तो चार्ज तो बच गया ना, जो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए थे वो तो स्फीयर को मिल गए। अगर उसने 10 इलेक्ट्रॉन गेन किए अर्थ से तो चार्ज तो -10 ही बच गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का मास भी बढ़ेगा। अब ये तो एक मेथड हो गया जिसमें हमने बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया। अगर मैं नेगेटिव रॉड रखता तो सारा प्रोसेस ऑपोजिट हो जाता, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हो जाता। कोई ऐसा मेथड है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएं? जैसे अगर हम इसको रिपीट करें, इसी एक्सपेरिमेंट को, दो स्फीयर लेते हैं एक की जगह, सेम इंसुलेटिंग स्टैंड, इसका इफेक्ट क्या होगा? कौन सा स्फीयर पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव? नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। अगर मैं रॉड को यहीं रहने दूं और इनमें डिस्टेंस बढ़ा दूं तो ये सिस्टम बनेगा। अर्थ से भी कनेक्ट नहीं किया, सिर्फ इन दोनों को पहले जोड़ा हुआ था फिर अलग अलग कर दिया, तो यही बनेगा सिस्टम। अब रॉड हटा दो तो दोनों पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जिसने नेगेटिव चार्ज है उस पर मास बढ़ गया, जिस पे पॉजिटिव है उस पर कम हो गया, बिकॉज बेसिकली इस स्फीयर के इलेक्ट्रॉन इधर आए थे, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मास कम हो गया और इसका मास बढ़ गया। दोनों स्फीयर्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कहां से आएगी? वो तो न्यूट्रल स्फीयर थे शुरू में। एक पॉजिटिव, अच्छा अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैंने अगर इनमें डिस्टेंस कम ही रखा, रॉड हटा लिया और डिस्टेंस कम रखा, फिर क्या होगा? डिस्टेंस है पर कम है, डिस्टेंस है पर कम है। बेसिकली वो ऐसे सिस्टम बनेगा जब रॉड हटा लोगे, बिकॉज ये पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, जो अभी दूर दूर थे, दूर थे बिकॉज अभी रॉड इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है, इस पॉजिटिव को रिपेल कर दिया है, ये पॉजिटिव को पास नहीं आने दे रही। तो जब रॉड हटा ली तो इस तरह सिस्टम बन जाएगा, और दूर कर दोगे तो यूनिफॉर्म हो जाएंगे। मतलब डिस्टेंस इतना बढ़ा दो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट ना कर पाए। पॉजिटिव चार्ज पूरा मतलब कैसे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा ना, बिकॉज अगर इधर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये रिपेल करेगा, इसको उधर पुश करेगा, इसलिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी जब तक ये रॉड है। रॉड हटाने के बाद पहले ऐसे सिस्टम बन जाएगा, फिर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, जहां पे हमने किसी बॉडी को चार्ज किया बिना किसी और चार्ज बॉडी के साथ टच किए। So you can write methods of charging में फर्स्ट चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये डायग्राम बना लो इनको, फिर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चारों एक ही लाइन में बना लेना, चाहे ABCD है मेरे पास, मैं उसको जितना चार्ज चाहूँ उतना दे सकता हूँ, या कुछ लिमिट होनी चाहिए? जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा, हाई पावर लाइन देखी है,
ट्रांसमिशन केबल्स, जहाँ से मतलब डैम से जो लाइट आ रही है, बड़े वो 4 खंबे लगे होते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के वायर, उसके ऊपर बोर्ड लगा होता है, डेंजर 132 केवी, कीप डिस्टेंस। क्या पर्पज है उसका बोर्ड लगाने का? वाई दे राइट कीप डिस्टेंस? मतलब जिसको पढ़ना आता है उसे ये भी पता होगा टच नहीं करनी, उसके पास भी नहीं जाना, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा जनरेट होता है कि उसके आसपास की एयर कंडक्टिंग हो जाती है। एयर कंडक्टिंग है तो उसके पास भी जाओगे तो शॉक लग जाएगा, तो इसलिए वो लिखा होता है कि कीप डिस्टेंस। अब नॉर्मली लाइटनिंग कंडक्टर भी इसी पे बेस्ड होता है। लाइटनिंग कंडक्टर पता है किसी को क्या होता है? लाइटनिंग कंडक्टर टॉल बिल्डिंग्स के ऊपर लगा होता है। पर्पस? देखा है किसी ने लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ? कॉम शेप्ड होता है। अगर किसी के घर के पास ट्रांसमिशन पोल है तो आप देखना उसके ऊपर ऐसे कॉम शेप कंडक्टर बने होते हैं। नॉर्मल आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, अपनी लोकेलिटी में आसपास ध्यान से देखना, आपको कई जगह पे खंबे मिलेंगे जिनके साथ कोई वायर अटैच नहीं है। वो बेसिकली लाइटनिंग कंडक्टर लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। मेरे घर के पास तो है, इसलिए मेरे को पता है लगे हुए हैं गवर्नमेंट के लाइटनिंग कंडक्टर। इसका पर्पस क्या होता है? क्लाउड्स जब चार्ज हो जाएंगे, मान लो क्लाउड पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। लाइटनिंग का कंसेप्ट क्या होता है? बिजली कैसे चमकती है? उसका मतलब क्या होता है से बिजली चमकी? बेसिकली वो डिस्चार्ज हो रहा होता है, क्लाउड से चार्ज अर्थ में ट्रांसफर होता है, उसको हम कहते हैं वो बिजली चमकी। फ्रिक्शन के कारण चार्ज होते हैं वो। तो अगर मान लो यहाँ पे क्लाउड है जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो इधर पॉइंटेड एंड्स पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, और इतना करेगा कि इसके आसपास की एयर कंडक्टिंग हो जाए। मतलब ये क्लाउड्स पे जो चार्ज है उसको एक रास्ता दे रहा है कि यहाँ से फ्लो कर जा, बिकॉज इसके आसपास की एयर कंडक्टिंग हो गई है। पॉइंटेड बनाने का रीजन है बिकॉज अगर इस रूम को ही ले लो, ये सिमेट्रिक शेप नहीं है, स्फीयर होता तो सिमेट्रिकल था। अगर चार्जेस को मिनिमम रिपल्सिव फोर्स रखनी है तो चार्जेस कहाँ इकट्ठे होने चाहिए? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए या कॉर्नर्स पे ज्यादा होने चाहिए? मेरे पास अगर एक, ऐसे समझो, मान लो आपको अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आए, इस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, या इन कॉर्नर्स पे ज्यादा होना चाहिए? इन दोनों की नहीं बनती। मिनिमम रिपल्सिव फोर्स चाहिए, कहाँ भेजा इन्हें? डायगनली ऑपोजिट। डिस्टेंस जितना दूर होगा फोर्स उतनी कम हो जाएगी, तो इसलिए कॉर्नर्स पे हमेशा चार्ज ज्यादा होता है। पॉइंटेड एंड्स पे, पॉइंटेड एंड्स पे अगर चार्ज ज्यादा है मतलब उनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, एयर इजीली कंडक्टिंग बन जाती है, इसलिए ऐसे पॉइंटेड एंड्स बनाते हैं कि पॉइंटेड एंड्स पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा होता है और उसके आसपास एयर कंडक्टिंग हो जाती है। मतलब मैंने जैसे आपको चार्ज दिया, इसको चार्ज करना शुरू कर दिया, इसके नाक से चार्ज सबसे पहले लीक करेगा, और थोड़ा पॉइंटेड नाक होगा तो और जल्दी करेगा, बिकॉज उसके आसपास की एयर कंडक्टिंग हो जाएगी। जैसे आपको आता है कई बार बिजली चमक रही है,
आपके लिए सेफ जगह क्या है, कहाँ खड़े होना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है, आप ग्राउंड में खड़े रहो, पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, कार में बैठ जाओ। कार में बैठ जाए। प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा गिरने की पेड़ पे है, बिकॉज पेड़ की हाइट ज्यादा है, तो वहां पे बिजली गिरने के चांस सबसे ज्यादा है, चार्ज वहां से ट्रांसफर होना है, तो वो सेफ जगह नहीं है। कार, कार बिल्कुल सेफ है। कार कंडक्टिंग होती है उसकी बॉडी, अगर उस पर गिरी भी, कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज नहीं बना रहा। आपने में से किसी ने पूछा नहीं मैं क्यों नहीं बना रहा था, कहीं पे भी मैंने कंडक्टर के अंदर चार्ज शो नहीं किया। सरफेस पे ही होता है चार्ज हमेशा, अंदर क्यों नहीं होता? बिकॉज रिपल्शन के कारण चार्जेस ट्राइज टू मूव मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट। तो कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता। आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक आज घर जाए करके देखना। अपना मोबाइल फोन लेना, मेटल का डिब्बा लेना कोई भी, कुछ ना मिले तो एल्यूमिनियम फॉइल ले लेना, मेटल के डिब्बे में फोन को डाल दो और फिर किसी और फोन से अपना फोन नंबर डायल करो, आएगा इट इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। आपका फोन नहीं मिलेगा, ये भी नहीं आएगा कि बिजी है, ये भी नहीं आएगा स्विच ऑफ, आएगा आउट ऑफ कवरेज एरिया। उसका रीजन है बिकॉज फोन्स आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों चाहिए, क्योंकि डब्बे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं तो वहां तक वो सिग्नल पहुंचेगा नहीं, सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो वो आउट ऑफ कवरेज एरिया आएगा। इस कंसेप्ट को नॉर्मली हम फिजिक्स में जब लैब बनानी होती है ना, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करनी है, तो आप दीवारों के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लगा देते हो सारी जगह, सो दैट आपका वो रूम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली सेफ हो गया, वहां पे कोई सिग्नल नहीं पहुंच सकता। मतलब अगर वहां पे कुछ पड़ा है तो वो वायरलेसली हैक नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे वायरलेस सिग्नल कोई पहुंचेगा ही नहीं। एंड दिस इज ऑल कंसेप्ट बिकॉज कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, सरफेस पे होता है या बाहर होता है। सेकेंडरी चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये छोटी छोटी चीजें जो याद रखना, मतलब ऐसे हर चीज लिखी नहीं जाएगी, बट हम बार बार डिस्कस करेंगे ऐसी चीजें, तो एग्जाम में कहीं पे भी काम आ जाएंगी आपके। मैं कोशिश करूंगा कंसेप्चुअल में दे दूं ऐसी चीजें सारी। हमेशा चार्ज डेंसिटी ऐसे होती है, इससे ज्यादा दूर जा नहीं सकते ना, बिकॉज मैक्सिमम यहीं तक ही आ सकते हैं। करेंगे, यहाँ पे कम होते हैं, इधर ज्यादा इकट्ठे होते हैं। स्फीयर होता है तो फिर यूनिफॉर्म होती है, इसीलिए पॉइंटेड एंड से चार्ज हमेशा पहले लीक करता है। हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे कि पॉइंटेड एंड्स पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इन चार्जिंग बाय इंडक्शन, in charging by induction, a body is charged without placing it. A body is charged without placing it in direct contact with. Without placing it in direct contact with any other charged body. Without placing it in direct contact with any other charged body. For example, if a positively charged rod is brought near a neutral conducting sphere placed on insulating stand. Positively charged rod is brought near a neutral conducting sphere placed on insulating stand.
फिगर ए लिख लो इसका, ये पार्ट जो है ब्रैकेट में लिख लो फिगर ए. The positive rod will attract electrons in the sphere. Positive rod will attract electrons in the sphere. Therefore, one side of the sphere gets negatively charged and opposite side. One side of the sphere gets positively charged, whereas the other side has excess positive charge. One side of the sphere is negatively charged, whereas the other side has excess positive charge. अगर आप इंसुलेटिंग स्टैंड नहीं लोगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज तो अर्थ में चला जाएगा, ये तो अर्थ कनेक्शन हो गया वो. With rod in place, with rod in its place, positive side is connected, positive side of sphere is connected to earth. With rod in its place, positive side of the sphere is connected to earth. Figure B. The electrons from earth will neutralize the positive charge. The electrons from earth will neutralize the positive charge. Earth connection is then removed. Figure C. Earth connection is then removed. And finally the rod is removed. And finally the rod is removed. With negatively charged, with negative charge uniformly distributed on the sphere. Rod is removed and negative charge is uniformly distributed on the sphere. Negative charge is uniformly distributed on the sphere. क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो. ये हमेशा याद रखना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. मास बढ़ेगा या कम होगा, उसमें आपने देखना ही नहीं है. नेगेटिव चार्ज मतलब मास बढ़ा, पॉजिटिव मतलब मास कम हुआ. मेथड कोई भी रहे. सेकेंड इज चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट. चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट और कंडक्शन. Charging by contact or conduction. This method is used for conducting bodies. This method is used for conducting bodies as charge transfer takes place due to motion of electrons, due to transfer of electrons. Takes place due to transfer of electrons from one body to another.
और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं, तो इंसुलेटर्स में एप्लीकेबल नहीं होता. For example, if a sphere of radius r and having charge q is placed in contact with and charge q is placed in contact with another neutral conducting sphere, the distribution of charge takes place. The distribution of charge takes place till the distribution of charge takes place till charge is equally divided among two spheres. Charge takes place till charge is equally divided among the two spheres. Charge is equally divided among the two spheres. That is, both spheres will have charge q by 2. Both spheres will have charge q by 2. इसके नीचे नोट में या कहीं पे भी डिफरेंट कलर के पेन से लिख लो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सिर्फ आइडेंटिकल के लिए लिखाया है मैंने, इसको हर जगह मत अप्लाई करना. Equal distribution of charge takes place only if the bodies are identical in size. Equal distribution of charge takes place only if the bodies are identical in size. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ना. अगर साइज डिफरेंट होगा तो बड़ी बॉडी पे ज्यादा चार्ज, छोटी पे कम. चार्ज और रेडियस की रेशियो सेम रहेगी. वो आगे जाके फॉर्मूला जब पोटेंशियल विल कम आफ्टर 10 days एटलीस्ट, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस. जैसे आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा विंटर्स में, खास करके जब ड्राई एटमॉस्फेयर होता, ह्यूमिडिटी हो, तो आपने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक्सपेरिमेंट होते नहीं अच्छे से. अगर ड्राई एटमॉस्फेयर है तो आप कई बार चल के जाते हो, हैंडल को टच किया तो आपको लगता है जैसे करंट पड़ी हो. तो उसका रीजन फ्रिक्शन के कारण आपकी बॉडी चार्ज हो गई. ग्राउंड और आपके पैरों में फ्रिक्शन थी, उसके कारण आपकी बॉडी चार्ज हो गई. आपने जाके जब हैंडल को टच किया, हैंडल न्यूट्रल था, तो आपकी बॉडी से उसमें चार्ज जाएगा, बिकॉज एक न्यूट्रल बॉडी और एक कंडक्टिंग बॉडी टच करें. जैसे अभी यह Q/2 हो गया, वहां पे साइज डिफरेंट है, तो आपकी बॉडी से कुछ चार्ज हैंडल में जाएगा, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे करंट बढ़ी हो. कंसेप्ट ये होता है कि तब तक जाएगा जब तक आपकी बॉडी का तो उसकी पोटेंशियल सेम नहीं हो जाती. आपकी बॉडी फ्रिक्शन से चार्ज होती है. इसके लिए एक और काम कर सकते हो, किसी भी होटल में चले जाना, शूज उतार देना अपने, उनकी लॉबी में जहाँ पे कारपेट है वहां पे पैदल चलना शुरू हो जाना, अपना चलते जाओ. यू विल ऑब्जर्व आपके सिर के बाल खड़े होने शुरू हो गए एंटीना की तरह. आपकी आर्म्स पे जो बाल हैं वो खड़े हो गए, बिकॉज वो चार्ज होने शुरू हो गए. चार्ज होने शुरू हो जाएंगे. अगर सिर पे मैं चार्ज दे दूंगा तो बाल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ऐसे खड़े होने शुरू हो जाएंगे रिपल्शन के कारण. और उसके बाद जो पहला इंसान मिले उसे हाथ में ला लेना. उसको ऐसे लगेगा जैसे उसने 10,000 वोल्ट की लाइन पकड़ ली हो हाथ में. आपको भी यही फील होगा कि मतलब इतनी जोर से झटका लगेगा ना उसको, तो आपको भी, बिकॉज चार्ज आपकी बॉडी से उसकी बॉडी में जाना है. सो दैट सिंपल फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज अगर आपने शूज पहने हैं तो ये नहीं होता नॉर्मली.
तो इसलिए मैंने कहा कि शूज उतारना और पैदल चलना, और कारपेट पे बिकॉज फ्रिक्शन थोड़ी ज्यादा होती है और वो इंसुलेटर होता है, तो इसलिए करके देख सकते हो आराम से। बिकॉज अगर रेसनिक हॉलीडे पढ़ते हो तो उसमें एक फोटो भी दी हुई है उन्होंने, रेसनिक है यूनिवर्सिटी में, कि एक चार्ज स्फीयर है, उसको एक लड़की ने टच किया तो उसके सारे बाल ऐसे एंटीनास की तरह खड़े हैं। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चार्जिंग बाय कांटेक्ट और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में फर्क क्या है? चार्जिंग में सिर्फ टच ही करना है, फ्रिक्शन में रब करके वर्क करना है, उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी it is the phenomena of charging a body, charging the bodies by rubbing against each other, जैसे हम प्लास्टिक के स्केल के साथ ही एक्सपेरिमेंट करते थे, पेपर अट्रैक्ट करते थे, पर अगर आपके पास स्टील का है तो उससे नहीं होता इजीली, बिकॉज स्टील के साथ करना है तो स्टील के साथ इसलिए नहीं होता बिकॉज स्टील पे जो थोड़ा बहुत चार्ज आएगा वो स्टील पे नहीं रहेगा, वो आपकी बॉडी में भी ट्रांसफर होता जाएगा, क्योंकि आपने स्टील को पकड़ा हुआ है हाथ में। तो यहां तो आप इंसुलेटिंग ग्लव्स पहन के करो ताकि जो स्टील पे चार्ज है वो आपकी बॉडी पे ना आए, स्टील का चार्ज स्टील पे फिर हो जाएगा। बट अगर आप उसको हाथ में पकड़ के करोगे तो थोड़ा बहुत, बिकॉज इतना चार्ज तो डेवलप भी नहीं होता, वो थोड़ा सा चार्ज है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इतना चार्ज नहीं होगा कि वो पेपर अट्रैक्ट कर सके। By rubbing against each other, this phenomena is applicable if we rub two different types of bodies. This phenomena is applicable if we rub two different types of bodies. Two different type of bodies. For example, if glass is rubbed with silk, glass acquires positive charge and silk acquires negative charge. बेसिकली यहां से इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म शुरू हुई थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट था ये, क्योंकि ग्लास ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसकी एफिनिटी जो है वो कम है, एंड सिल्क एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। This happens because work is done against frictional forces when we rub two bodies. Work is done against frictional forces when we rub two bodies, and this work is used. Work is done against frictional forces when we rub two bodies, and this work is used to transfer electrons from one body to another. Bracket में you can write electrons from one body to another. Bracket में you can write the body with greater electron affinity will gain electrons. The body with greater electron affinity will gain electrons and the other body will lose it. So because इसने चार्जेस का कंसेप्ट यूज किया, इसलिए हम कहते हैं कि फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। और इसने क्या किया था?
बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट है ना ये, सुना हुआ नाम, बेंजामिन फ्रैंकलिन। $100 के नोट पे फोटो है इसकी, जैसे इंडिया में गांधी की फोटो लगती है। तो अमेरिका में इतने साइंटिस्ट, इतने पॉलिटिशियन रहे हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो क्यों? अमेरिका में तो बहुत बड़े साइंटिस्ट और भी रहे हैं ना। तो एडिसन, थॉमस एडिसन था जिसने करेंसी सिस्टम शुरू किया था वर्ल्ड में। बार्टर सिस्टम चलता था उससे पहले, इसने पहली बार ही था अमेरिका में जिसने करेंसी सिस्टम शुरू किया, तो इसलिए इसकी करेंसी पे फोटो छपती है। बहुत सारी सर्विसेज इसने पहली बार ही शुरू की। वर्ल्ड की पहली फायर ब्रिगेड सर्विस इसने शुरू की थी। तो इसने अपने घर के बाहर वो टैंकर रख लिया था पानी का, किसी के घर में आग लगे तो मेरे को बताने आना, मैं बुझाने आऊंगा। तो वर्ल्ड की पहली फायर ब्रिगेड सर्विस, और पॉलिटिशियन तो था ही, मिनिस्टर भी था ये, तो इसलिए इसकी फोटो लगती है $100 पे। नेक्स्ट इज, अब ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया हमारा। आप जो वर्क करोगे उससे एनर्जी मिलेगी ना। चार्जिंग बाय कांटेक्ट में तो एनर्जी चाहिए नहीं, वो डिफरेंट कंसेप्ट है। जो चार्ज बॉडी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, जो न्यूट्रल है उसकी कम है, तो वो चार्ज ट्रांसफर होता है पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए। जैसे इस पेन को छोड़ा तो इसको एनर्जी थोड़ी चाहिए, अपने आप ही नीचे गिरेगा, क्योंकि नीचे जाने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। अब यहां से हमारा मैथमेटिकल पार्ट शुरू होगा इस चैप्टर का, जब न्यूमेरिकल्स आने शुरू होंगे थोड़े ढंग के। कल वाले तो ऐसे बेसिक क्यू इज इक्वल टू एन के थे, आज भी जो शीट दिया है वो जनरली कंसेप्चुअल ही है। 11th में जब हमने फिजिक्स शुरू की थी, काइनेमैटिक्स, पहले एक टॉपिक पढ़ा था पॉइंट मास। पॉइंट मास क्या होता है? अगर साइज ऑफ बॉडी स्मॉल एज कंपेयर टू अदर डिस्टेंसेस इन द प्रॉब्लम, तो इसमें भी सबसे पहले आता है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज डज नॉट मीन्स कि बॉडी छोटी है, इट ओनली मीन्स दैट साइज ऑफ द बॉडी इज स्मॉल एज कंपेयर टू अदर डिस्टेंसेस गिवन इन द प्रॉब्लम। जैसे हम अर्थ और सन के बीच में फोर्स लेते थे, तो अर्थ और सन दोनों को पॉइंट बॉडी मान लेते हैं, जबकि दोनों का साइज बहुत बड़ा है, बट एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, उनका साइज स्मॉल है। सिमिलरली पॉइंट चार्जेस का मतलब ये नहीं है कि साइज छोटा है। सेम चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में पॉइंट चार्ज हो सकता है और दूसरे में हो सकता है वो पॉइंट चार्ज ना हो। जैसे मेरे पास दो चार्जेस ऑफ द साइज ऑफ फुटबॉल मान लो, मैंने उनको एक टेबल पे रख दिया, तो दे आर नॉट पॉइंट चार्जेस, बिकॉज एज कंपेयर टू देयर साइज डिस्टेंस बिटवीन देम इज नॉट वेरी लार्ज। बट वही तो फुटबॉल साइज के चार्जेस लिए यहाँ रखा है कि एमजीएन स्कूल में जाके रख दिया, तो वो पॉइंट चार्ज बन गया, बिकॉज नाउ डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स वेरी लार्ज। तो हम सबसे पहले पढ़ते ही क्यों है कंसेप्ट पॉइंट का? 11th में भी सबसे पहले पॉइंट मास पढ़ा था, अब भी पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे सबसे पहले। तो क्यों पढ़ना है इसको? 11th में क्यों पढ़ा था? कैलकुलेशन इजी हो जाती है। बिकॉज अगर मैं बोलूं दो मासेस में फोर्स निकालनी है, मान लो वो उधर बैठा कोने में, उसका मास m1, इसका मास m2, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। आर कौन सा? तो सेंटर ऑफ मास इसका निकाल सकते हो। मैं बोलूं सिंपल तो निकलते नहीं आपसे। मैं बोलूं अंगद का सेंटर ऑफ मास निकाल दो, इरेगुलर शेप, इंटीग्रेशन भी नहीं हो सकती। मतलब ऐसे नहीं है ना, इसको मैं ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं कि इंटीग्रेट कर दूं 0 से आर तक, उसके लिए तो इसे स्फीयर मानना पड़ेगा। तो बेटर है इसे पॉइंट मान लो, उसे भी पॉइंट मान लो, और दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ले लो। तो हमें सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट में नहीं घुसना शुरू में, इसलिए हम पॉइंट मान लेते हैं कि बॉडीज जो है वो पॉइंट है, और जो उन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होगा वो आर हो गया। 11th में भी इसीलिए पढ़ा था। हम लेते हैं कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। हम ये तो नहीं कहते अगले टायर ने कवर किया है, छत कितना ट्रैवल किया है। कार एक पॉइंट है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक गई है, तो इसलिए हम सबसे पहले पॉइंट पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस।
इसमें आ जाएगा द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। पहले इसको समझ लो, इसको लिखेंगे सबको कर ली, बिकॉज ये पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस बनना है यहां से। कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स होगी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मॉड क्यों लगाया? इसको मैं कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूं, इंडियन बुक्स में नॉर्मली मॉड हटाया हुआ है, फॉरेन ऑथर सब में मॉड लगा होगा। तो मॉड का पर्पस, बिकॉज हम फोर्स के ऊपर वेक्टर साइन नहीं डाला मैंने अभी, मतलब मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, और मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होता है, इट कैन नॉट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसलिए मॉड यूज किया। जब मैंने ऊपर वेक्टर साइन डाल दिया फोर्स के तो मैं मॉड हटा दूंगा। पॉजिटिव फोर्स जनरली सिग्निफाइज रिपल्शन, नेगेटिव फोर्स सिग्निफाइज अट्रैक्शन। तो अभी मॉड लगाया। A इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ग्रेविटेशन में वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था G, इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन से हैं, CGS है, FPS है, SI है, क्या है, और दूसरा दो चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है। कि अगर दो चार्जेस के बीच में मान लो एयर है तो फोर्स F होती है, उन्हीं चार्जेस के बीच में अगर बीच में मीडियम वाटर आ जाए तो फोर्स रफली रिड्यूसेस 80 टाइम्स। ये कहीं पढ़ा आपने कि फोर्स कम हो जाती है अगर मीडियम वाटर आ जाए? तो पढ़ा है कहाँ? सोचो, केमिस्ट्री का, हाँ लेटेस्ट पढ़ा है। डायरेक्टर कांस्टेंट तो आप +2 की फिजिक्स पढ़ा है, मैं तो पूछूं केमिस्ट्री में कहाँ पढ़ा है? आपने पढ़ा था NaCl के बारे में कि उसका अगर सोल्यूशन बनाए तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाते हैं, एयर में नहीं होते। अब प्रैक्टिकली सोचो, एयर में उनके बीच में अगर फोर्स F है, वाटर में फोर्स 80 टाइम्स कम हो गई, अट्रैक्टिव फोर्स थी रिपल्सिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और वो 80 टाइम्स कम हो गई, मतलब उन्हें अलग करना आसान हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिस ही यही है कि सॉल्यूशन स्टेट में फोर्स कम हो जाती है, इसलिए उन्हें अलग करना आसान होता है एक्वा स्टेट में, एयर में मुश्किल होता है। इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो ज्यादा बुक्स क्रिएट करती हैं, आपके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन बैठ जाती है कि Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स है वो कम हो जाती है मीडियम डालने से। मेजॉरिटी बच्चों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन रहती है। Q1 और Q2 पे जो फोर्स एक्ट कर रही है, मतलब जो Q1 ने Q2 पे लगाई, वो कम नहीं होती है। Q1 पे जो नेट फोर्स लग रही है वो कम हो जाती है। फर्क समझ आ रहा है? मतलब अभी अगर एयर है तो Q1 Q2 पे कुछ फोर्स लगा रहा है, अगर मैं मीडियम डाल दूंगा तो मीडियम के मॉलिक्यूल्स भी इस चार्जेस पे कुछ फोर्स लगाएंगे Q1 पे, तो Q1 पे दो फोर्सेस लगेंगी, एक Q2 के कारण और एक मीडियम के कारण, वो नेट फोर्स कम हो जाती है। तो इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसे कूलम्बिक फोर्सेस टू बॉडी इंटरैक्शन। टू बॉडी इंटरैक्शन का मतलब होता है Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स है ये और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी कि चार्जेस कौन से और उनका मैग्नीट्यूड कितना। नेट फोर्स बदलेगी, मीडियम ने लगाया तो मीडियम की फोर्स को भी नॉर्मल वेक्टर एडिशन से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो Q1 और Q2 के बीच में फोर्स नहीं बदलेगी। कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब path dependent force, work done. Work done by electrostatic force does not depend on path followed.
सो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगी ये पाथ पे डिपेंड नहीं होगा। एक्सचेंज पार्टिकल, ये 11th के शुरू में पढ़े थे। ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन सा था? ग्रेविटॉन। न्यूक्लियर फोर्स में पाई मेजॉन। वीक फोर्स में डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन। वो चाहिए नहीं, ये चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्सचेंज पार्टिकल मतलब एक्सचेंज पार्टिकल का मतलब होता है जब दो बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो वो कोई पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं आपस में। जैसे ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो अगर एक दूसरे पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रहे हैं, एक पार्टिकल एक्सचेंज कर रहे हैं। बैग बंद करने शुरू कर दिए। वो